हेलो स्टूडेंट्स। तो फार्मास्यूटिक्स के अंदर हम प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स। जो लास्ट का लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट्स में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम डिफरेंट टाइप की मशीनरीज जैसे सिंगल पंच मशीन या रोटरी टेबलेटिंग मशीन्स यूज़ करते हैं टैबलेट्स को बनाने के लिए। लेकिन जब देखो कोई भी प्रोसेस होती है इंडस्ट्रीज में, तो उसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स तो अराइज हो ही जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगी प्रिपरेशन बनाने में। तो वो मैन्युफैक्चरिंग ये सिर्फ टैबलेट्स के केस में नहीं, हर प्रिपरेशन में होंगे, लिक्विड प्रिपरेशन में भी होंगे, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन में भी होंगे। तो लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हम जैसे यहाँ टैबलेट है तो टैबलेट के कुछ एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि उसके रीजन क्या हो सकते हैं, कि क्यों ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आएंगे, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है और हम उसके रेमेडी की उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं ताकि हमारी ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे या जो हमारा जो बैच है वो खराब ना हो। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से। तो सबसे पहला जो इसके अंदर है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, दैट इज द पिकिंग। पिकिंग क्या चीज है? पिकिंग इज द पिकिंग का मतलब है कि जैसे जब हम पंच से, सिंगल पंच और डबल पंच से हमने उसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद जब अपर पंच उसमें सेपरेट हुआ, अपर पंच के सेपरेट होने के बाद पूरी की पूरी टैबलेट की लेयर ऊपर पिकअप हो गई, पूरी की पूरी टैबलेट की लेयर ऊपर पिकअप हो गई, दैट इज कॉल्ड एज द पिकिंग। पिकिंग इज द जस्ट रिमूवल ऑफ द upper layer, removal of the upper layer of the tablet with punch, अब पिकिंग की ये प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है? पिकिंग की ये प्रॉब्लम अगर हम डिस्कस करें तो कई रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले तो जो पंच है, अपर पंच है, अपर पंच के साथ क्या होगा कि उसका जो सरफेस है, अपर पंच का जो लोअर मतलब कि सरफेस है, हो सकता है वो स्मूथ ना हो सकता है उसमें कुछ स्क्रैच हो। स्क्रैच होने की वजह से क्या होगा कि जो आपके टैबलेट का अपर सरफेस है वो रफ हो जाए, वो रिमूव हो जाए। दूसरा रीजन उसके अंदर क्या हो सकता है कि जो आपने उसमें ग्रेन्यूल्स ऐड किए थे, हो सकता है कि वो जो ग्रेन्यूल्स हैं वो प्रॉपर ड्राई ना हो, ठीक है, उनके अंदर वेट हो, उनके अंदर मॉइस्चर हो। मॉइस्चर होने की वजह से क्या होता है कि वो ग्रेन्यूल्स जैसे ही मतलब आपने पंच को ऊपर की तरफ पंच मूव किया, ग्रेन्यूल्स ड्राई ना होने की वजह से, वेट ग्रेन्यूल्स होने की वजह से, प्रॉपर मॉइस्चर होने की वजह से टैबलेट की पूरी लेयर ही सेपरेट हो गई, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। तो या तीसरा रीजन ये हो सकता है कि कोई मतलब वियर एंड टियर हो आपके पंचेस में, अपर एंड लोअर पंच में वियर एंड टियर हो, ये भी एक पिकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। या तीसरी है कि जैसे वही कि इसमें अनड्राइड ग्रेन्यूल्स की प्रॉब्लम है। तो इसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं पिकिंग या पिकिंग की प्रॉब्लम को, कि एक तो जो हमारे पंच है, पंच और लोअर पंच और अपर पंच है वो बिल्कुल स्मूथ हो। तो इवन आप हर केस में आप देखोगे कि जो आपके पंच हैं, लोअर पंच और अपर पंच, उनके जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए, क्योंकि स्मूथ नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि आपके टैबलेट के ऊपर स्क्रैच पड़ेंगे, कहीं ना कहीं क्या होगा कि अगर कहीं पे इंप्रेशन देना तो वो इंप्रेशन अच्छा नहीं आएगा, कहीं क्या होगा चिपिंग की प्रॉब्लम होगी, कहीं क्या होगा कि मटेरियल रिमूव हो जाएगा। तो वो तो आपके हर केस के अंदर ही रिमूव स्मूथ होनी चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम है जो इसमें हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ड्राइड ग्रेन्यूल्स। जो ग्रेन्यूल्स हैं वो आपके प्रॉपर ड्राई होने चाहिए। अगर ग्रेन्यूल्स प्रॉपर ड्राई होंगे तो कंप्रेशन प्रॉपर होगा, कंप्रेशन प्रॉपर होगा तो ये पिकिंग की प्रॉब्लम यहाँ से रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट है इसमें स्टिकिंग। स्टिकिंग की क्या प्रॉब्लम है? स्टिकिंग में क्या है कि पिकिंग में तो हमने देखा था कि अपर लेयर जो है पंच के साथ रिमूव हो जाती है। स्टिकिंग में क्या होता है, जैसे यहाँ मेरे पास डाई है, जब आपने ये
टैबलेट निकाली तो ये टैबलेट जो है यहाँ वॉल्स के साथ चिपक गई, इस तरह से यहाँ स्टिक हो गई। तो स्टिक होने की वजह से क्या होगा, टैबलेट की शेप भी खराब होगी, उसकी इंजेक्शन प्रॉपर नहीं हुई, टैबलेट के अंदर वेट वेरिएशन भी होगा, टैबलेट की एडिगेंसी भी खराब होगी। तो दैट इज कॉल्ड एज द स्टिकिंग प्रॉब्लम। तो स्टिकिंग प्रॉब्लम के भी वही सेम रीजन होंगे जो हमारी पिकिंग प्रॉब्लम के होंगे। दैट इज द wear and tear in the upper and the lower punch। सेकेंड, अपर और लोअर पंच की जो हमारे ग्रेन्यूल्स हैं वो प्रॉपर ड्राई नहीं हुए। और तीसरा ये है कि जो इजेक्शन सिस्टम है, जो मैंने आपको एक पार्ट बताया था कि इजेक्शन रेगुलेटर है, वो इजेक्शन रेगुलेटर को अगर प्रॉपर सेट नहीं किया गया तो उस केस में भी क्या होगा कि इजेक्शन रेगुलेटर सेट ना होने की वजह से आपकी टैबलेट प्रॉपर इजेक्ट नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब वहां पे आपकी स्टिकिंग प्रॉब्लम आई। तो कुल मिलाकर जो ये पिकिंग और स्टिकिंग याद करने का इजी तरीका है कि पिकिंग और स्टिकिंग की जस्ट आपको डेफिनेशंस डिफरेंट पता होना चाहिए कि इसके अंदर तो अपर लेयर टैबलेट की रिमूव हो जाती है और इसके अंदर जो है टैबलेट आपकी स्टिक कर जाती है, जिसकी वजह से जो टैबलेट के अंदर वेट वेरिएशन या टैबलेट की शेप ही खराब हो जाएगी। तो दोनों केसेस में हमारे पास जो पंच की स्मूथनेस, पंच जो है हमारे टाइम टू टाइम चेंज होने चाहिए, इंजेक्शन रेगुलेटर जो सिस्टम है वो प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। तीसरी जो प्रॉब्लम है दैट इज द चिपिंग। चिपिंग की प्रॉब्लम में क्या होता है कि ये तीनों एक्चुअली मिलती जुलती सी प्रॉब्लम है, पिकिंग, स्टिकिंग, चिपिंग, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है। चिपिंग के केस में, पिकिंग में तो पूरी लेयर सेपरेट हो गई, स्टिकिंग के केस में आपकी जो टैबलेट है वो वॉल से स्टिक कर गई, लेकिन चिपिंग के केस में क्या होगा कि जो आपका सपोज अपर पंच है, अपर पंच में सपोज यहाँ पे कोई रफनेस है, कोई क्रैक्स हैं, कोई फीचर्स हैं, तो आपकी जो टैबलेट की पूरी लेयर ना रिमूव होकर कुछ मटेरियल उसके साथ चिपक गया, कुछ मटेरियल उसके साथ स्टिक हो गया, दैट इज कॉल्ड एज द चिपिंग। तो प्रॉब्लम इसमें भी वही सेम हुई कि वेयर एंड टियर इन द पंच, के पंच टाइम टू टाइम रिमूव होने चाहिए। और दूसरा एक मेन रीजन ये भी हो सकता है कि जो हम एडियरेंट्स डाल रहे हैं, एडियरेंट्स मतलब जो हमने एडिटिव्स में बताया था कि हमें कुछ एडियरेंट्स और बाइंडिंग एजेंट्स भी ऐड करने पड़ते हैं ताकि हमारे ग्रेन्यूल्स जो है वो प्रॉपर बाइंड हो। तो हो सकता है उन एडियरेंट्स की क्वांटिटी ज्यादा हो, तो उन एडियरेंट्स की क्वांटिटी को भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा सो दैट वी कैन रिमूव दिस प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट वन इज द फिजर्स। फिजर्स क्या होता है, दीज आर द क्रैक्स इन द टैबलेट्स, दीज आर द क्रैक्स इन द टैबलेट्स। कई बार क्या होता है कि टैबलेट्स के अंदर जो है क्रैक्स, जो टैबलेट का सरफेस है वो स्मूथ सरफेस नहीं होता, उस सरफेस को स्मूथ, ऑब्वियसली देखो कोई भी आपकी मार्केटेड प्रिपरेशन है, उस मार्केटेड प्रिपरेशन की जो लुक है वो सबसे पहले मैटर करेगी। आपके जो अगर क्रैक्स होंगे टैबलेट में, सबसे पहले तो वो उसकी अपीयरेंस को इफेक्ट करेगा, दूसरा क्रैक्स होंगे तो वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये जो क्रैक्स अगर आपके उसमें पड़ जाते हैं टैबलेट के सरफेस के ऊपर, दैट आर कॉल्ड एज द फिजर्स। तो फिजर्स का भी मेन वही रीजन हो सकता है कि आपके जो पंच है या लोअर और अपर पंच है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो। दूसरी, फिजर्स के होने का मेन रीजन क्या है, इम्प्रॉपर बाइंडिंग एजेंट, कि आपने जो बाइंडिंग एजेंट है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं डाले, इम्प्रॉपर बाइंडिंग एजेंट। यहाँ तो जो आपने बाइंडिंग एजेंट है वो आपने एग्जैक्ट ज्यादा क्वांटिटी में डाल दिए थे, जिसकी वजह से पिकिंग, स्टिकिंग, चिपिंग की प्रॉब्लम आई है। लेकिन यहाँ पे आपने जो बाइंडिंग एजेंट है वो कम डाले हैं, जिसकी वजह से आपका मटेरियल प्रॉपर बाइंड अप नहीं हुआ, प्रॉपर स्मूथ उसकी कंसिस्टेंसी नहीं आ पाई। नेक्स्ट है मोटलिंग। ये जो प्रॉब्लम है इट इज रिलेटेड टू द कलर। मोटलिंग की जो प्रॉब्लम है ये कलर से रिलेटेड होती है। कलर का क्या मतलब है कि जैसे हम बहुत सारे टैबलेट्स हैं उनकी शुगर कोटिंग, कलर कोटिंग करते हैं, डिफरेंट कलर्स की टैबलेट आती है, तो कई बार हम देखते हैं कि जो टैबलेट्स के ऊपर जो कलर है वो स्मूथ कलर नहीं होता, उसके ऊपर कुछ पैचेस, कुछ धब्बे हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द मोटलिंग। उसका रीजन क्या हो सकता है, सबसे पहले तो जो आपने सॉल्यूशन बनाया था कलर का, दैट सॉल्यूशन ऑफ द कलर में भी अनइवन कंसिस्टेंसी हो सकती है उसकी, जो सॉल्यूशन है कलर की, दैट में बी ऑफ द अनइवन कंसिस्टेंसी। तीसरा जो आपने मेन जो
क्या हो सकता है कि जो आपका कलर आपने यूज किया है, कलर्स के जो पार्टिकल्स हैं, कलर्स के पार्टिकल्स हैं, दे मे बी अनयूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म पार्टिकल्स नहीं होंगे, कोई पार्टिकल्स बड़े होंगे, कोई पार्टिकल्स छोटे होंगे, जिसकी वजह से डेंसिटी डिफरेंस आने की वजह से इसमें मॉडलिंग की प्रॉब्लम आई है। और तीसरी प्रॉब्लम क्या आ सकती है, दैट इज द इनकम्पैटिबिलिटी। मैंने कल भी बताया था कि कोई भी एडिटिव या एक्सिपिएंट अगर हम ऐड करते हैं तो वो कंपैटिबल होना जरूरी है, वो आपके मटेरियल के साथ किसी भी तरह की रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, वो आपका कंपैटिबल होना चाहिए। ये भी हो सकता है कि वो इनकम्पैटिबल हो, इसी वजह से उसमें अलग अलग पैचेस बने हैं, इसी वजह से उसमें मोटलिंग किया, उसकी मोटलिंग की प्रॉब्लम आई है। नेक्स्ट है इसके अंदर वेट वेरिएशन। वेट वेरिएशन की प्रॉब्लम कब आ सकती है? अब सोचो जरा कि वेट वेरिएशन का क्या मीनिंग है। वेट वेरिएशन है कि अगर आपको जो टैबलेट है आपने 500 मिलीग्राम की बनानी है या टैबलेट आपने 250 मिलीग्राम की बनानी है, तो लेकिन उसका जो वेट है, एक लिमिट तो होती है, जो इसकी लिमिट्स भी हम डिस्कस करेंगे इवेल्युएशन ऑफ टेस्टिंग में कि कितना वेट प्लस माइनस वेरी कर सकता है। लेकिन सपोज 500 मिलीग्राम की टैबलेट बनानी है और 400 मिलीग्राम की टैबलेट आपकी बन गई, तो वेट वेरिएशन की प्रॉब्लम कहाँ से अराइज हो सकती है? मैंने जो सिंगल पंच मशीन का डायग्राम बनाया था उसके अंदर हमने नीचे एक वेट रेगुलेटर का स्क्रू भी ऐड किया हुआ था, वेट रेगुलेटर का पार्ट भी था। अगर वहां से वेट रेगुलेटर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो या जो हमारी डाई की कैपेसिटी है, डाई की कैपेसिटी प्रॉपर 500 मिलीग्राम के हिसाब से एडजस्ट कर रही थी, लेकिन डाई की जो कैपेसिटी हमने 450 या 400 मिलीग्राम के हिसाब से एडजस्ट कर दी, तो वेट वेरिएशन आ जाएगा। दूसरा जो है, अगर सपोज एयर इंट्रैपमेंट ज्यादा है आपके मटेरियल के अंदर, उसकी वजह से वेट वेरिएशन आ जाएगा। तो टैबलेट की जो वेट वेरिएशन है, वेट वेरिएशन भी एक बहुत बड़ा एरर है, क्योंकि अगर वेट वेरिएशन होगा तो सबसे बड़ी जो 500 mg की, ऑब्वियसली उसमें आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट या डाइल्यूएंट या बल्किंग एजेंट या और भी जो एडिटिव्स है, हर एक की क्वांटिटी वेरी करेगी। अगर वो वेरी करेगी तो इसका मतलब उनकी जो बॉडी के अंदर इफेक्टिविटी है, बॉडी के अंदर इनका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, वो भी वेरी करेगा। नेक्स्ट है इसके अंदर विस्क्रिंग। विस्क्रिंग क्या चीज है? विस्क्रिंग एक्चुअली, अगर आपके टैबलेट, अगर आपके सपोज डाई एंड पंच, सपोज ये आपका है अपर पंच और ये आपका है लोअर पंच, अगर आपने जो टैबलेट को कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद, जैसे सपोज ये आपकी राउंड टैबलेट होनी चाहिए थी, राउंड टैबलेट ना होने के बजाय उस टैबलेट के कुछ इस तरह से विंग्स बन जाए, दैट इज कॉल्ड एज द विस्क्रिंग ऑफ द टैबलेट। अब ये विस्क्रिंग की प्रॉब्लम कहां से आ सकती है? मोस्टली प्रॉब्लम तो देखो रिलेटेड तो कहां से है, मोस्टली प्रॉब्लम रिलेटेड तो डाई और पंच से ही है, अपर और लोअर पंच से। लेकिन देखो अगर ये है कि ये अब टैबलेट जो है कहाँ, ये डाई के अंदर बन रही है, अगर सपोज आपकी डाई कैविटी के अंदर भी प्रॉब्लम है, डाई कैविटी की शेप प्रॉपर नहीं है, डाई कैविटी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा कैविटीज बन गई हैं, डाई कैविटी के अंदर कोई स्क्रैच है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? विस्क्रिंग हो सकती है। आपकी जो टैबलेट है, आपकी टैबलेट की प्रॉब्लम हो सकती है, टैबलेट की शेप बिगड़ सकती है। जो विस्क्रिंग है या जो फिजर्स की प्रॉब्लम है, ये इसका जो मेन रीजन होता है दैट इज द एयर एंट्रैपमेंट। अगर आपके जैसे पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स की प्रॉपर, जैसे एयर पार्टिकल्स के अंदर जो है एयर एंट्रैपमेंट बहुत ज्यादा है, तो उस केस में क्या हो सकता है कि विस्क्रिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। डबल इंप्रेशन। डबल इंप्रेशन क्या चीज है? जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पंच होता है, अपर पंच है, अपर पंच के ऊपर क्या होता है? हमेशा मार्क बना होता है। जैसे कुछ टैबलेट्स के ऊपर, जैसे कॉम्बिफ्लेम की टैबलेट के ऊपर भी लिखा होता है, या बहुत सारे टैबलेट्स हैं उनके ऊपर ए बी या कुछ भी ऐसे मार्क लिखा होता है। तो वो जो अपर पंच है, अपर पंच के सरफेस के ऊपर जैसे सपोज यहाँ एस लिखा हुआ है, दिस इज द, तो यही एस आपके टैबलेट के ऊपर छप जाएगा और अपर सरफेस के ऊपर आ जाएगा। लेकिन डबल इंप्रेशन आएगा कब? डबल इंप्रेशन का क्या मतलब है कि सपोज ये एस जो है आपके टैबलेट के ऊपर इस तरह से 2 बार आ गया,
तो दैट इज द डबल इंप्रेशन। डबल इंप्रेशन की प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है? डबल इंप्रेशन की प्रॉब्लम है स्क्रू कैम। जो कैम मैंने वहां यूज किया था, एक एडजस्टिंग कैम था, वो कैम का पर्पस क्या होता है? इट विल हेल्प टू फिक्स द या हेल्प टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पंच। दोनों पंच की मूवमेंट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अब देखो आपका जो पंच है, लोअर और अपर पंच दोनों ऐसे मूव करेंगे एक ही डायरेक्शन में, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने के साथ सपोज किसी भी एक पंच की थोड़ी सी रोटेटरी मूवमेंट हो गई जस्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, तो क्या होगा? उसमें डबल इंप्रेशन आ जाएगा, आपका पूरा बैच खराब हो सकता है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। जो एक स्क्रू कैम है, स्क्रू कैम को भी अच्छे से एडजस्ट करना है ताकि आपके जो अपर और लोअर पंच हैं उनकी जो मूवमेंट है वो कंट्रोल में रह सके, उसके कारण डबल इंप्रेशन के चांसेस ना हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम है दैट इज कैपिंग और लैमिनेशन। अब ये जो कैपिंग है, कैपिंग की प्रॉब्लम कुछ हम इसको पिकिंग की प्रॉब्लम के साथ जोड़ सकते हैं। पिकिंग की प्रॉब्लम के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? देखो कैपिंग में क्लियर है, पिकिंग में भी मैंने बताया कि आपको कि अपर जो है लेयर वो सेपरेट हो जाती है। इसी तरह से जो कैपिंग है, कैपिंग के केस में भी जो टैबलेट है, टैबलेट की पूरी कैप रिमूव हो सकती है। वो किस केस में रिमूव हो सकती है? कि ग्रेन्यूल्स प्रॉपर ड्राई ना हो, उस केस में बाइंडिंग एजेंट प्रॉपर ऐड ना किए हो, उस केस में, क्योंकि इसका मतलब आपका जो कंटेंट है वो प्रॉपर बाइंड ही नहीं हुआ, उस केस में हो सकती है। या लैमिनेशन क्या होती है कि अगर आपके जो टैबलेट है वो कई लेयर्स के अंदर सेपरेट हो जाए, वो कई लेयर्स के अंदर सेपरेट हो जाए। जरूरी नहीं है कि ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, ऐसा नहीं है कि जब हमने टैबलेट बनाई तो उसी टाइम पे ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। हो सकता है 24 आवर्स के बाद, हो सकता है 48 आवर्स के बाद जो आपकी जो टैबलेट है उनकी लेयर सेपरेट हो जाए, तो उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं लैमिनेशन। तो अगर आपको ये टर्म्स क्लियर है ना कि फिजर्स क्या है, मोटलिंग क्या है, वेट वेरिएशन क्या है, डबल इंप्रेशन, कैपिंग, लैमिनेशन, विस्करिंग, पिकिंग, स्टिकिंग एंड चिपिंग, तो आप इन टर्म से ये क्लियर कर सकते हो कि इनकी प्रॉब्लम कहाँ से अराइज हो सकती है। सबसे देखो कॉमन सी प्रॉब्लम्स हैं कि या तो अपर पंच या लोअर पंच का जो सरफेस है उसकी स्मूथनेस में कोई प्रॉब्लम है, या जो हमारा स्क्रू कैम है, स्क्रू कैम की हमने कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम क्रिएट हुई है जिसकी वजह से हमारी डबल इंप्रेशन की प्रॉब्लम आई है, या जो हमारी डाई है, डाई कैविटी की शेप प्रॉपर नहीं है जिसकी वजह से विस्करिंग हुई है, या जो ऊपर से मटेरियल ऊपर से आ रहा है तो उसमें फ्लो प्रॉपर्टीज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। फ्लो प्रॉपर्टीज में प्रॉब्लम होगी तो इसका मतलब कभी मटेरियल डाई के अंदर ज्यादा जा रहा है, कभी मटेरियल डाई के अंदर कम जा रहा है जिसकी वजह से वेट वेरिएशन की प्रॉब्लम हो सकती है, या जो हम कलर यूज कर रहे हैं वो कलर में सॉल्यूशन जो है अनइवन कंसिस्टेंसी का, नॉन यूनिफॉर्म या बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं कलर के जिसकी वजह से डेंसिटी की वजह से कलर के अलग अलग पैचेस हैं या वो इनकम्पैटिबल हो सकता है। या फिजर्स का मतलब है कि या तो दूसरा जो है बाइंडिंग या वेटिंग एजेंट, या तो हमने ज्यादा क्वांटिटी में डाल दिए जिसकी वजह से पिकिंग या चिपिंग या स्टिकिंग की प्रॉब्लम हुई है, या हमने कम क्वांटिटी में डाल दिया जिसकी वजह से फिजर्स की प्रॉब्लम हुई है। तो बड़े कॉमन से रीजन है ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के। ये वैसे तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन बहुत कम आता है, उसमें जस्ट 2 या 3 नंबर में आ सकता है कि व्हाट इज द मोटलिंग, व्हाट आर द रीजन ऑफ द मोटलिंग एंड हाउ यू विल रिमूव द मोटलिंग, या व्हाट इज द विस्करिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिंग एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लैमिनेशन। मेरे ख्याल से टॉपिक आपको यहाँ काफी कुछ क्लियर हो भी गया होगा। इसके अलावा अगर कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे वो कंटिन्यू करेंगे हम इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट्स का, दैट इज द मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। शुक्र है।